नमस्कार, पंचतंत्र देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं दीपक व्यास। राजस्थान विधानसभा का बजट सत्र कल सुबह 11 बजे से शुरू होने जा रहा है और ऐसे में इसको लेकर तैयारियां भी दोनों ही दल करने में जुटे हुए। ना केवल दोनों दल बल्कि हर सियासी दल जिसका भी प्रतिनिधित्व राजस्थान की विधानसभा में विधायक हैं, वो इसकी तैयारियों में जुटे हुए हैं। एक तरफ राजस्थान विधानसभा की नापक्ष लॉबी के अंदर कांग्रेस विधायक दल की बैठक कुछ देर पहले शुरू हो चुकी है, चल रही है वो बैठक। तो दूसरी तरफ सीएमआर के अंदर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में बीजेपी विधायक दल की बैठक भी चल रही है। एक तरफ विभिन्न मुद्दों को लेकर कांग्रेस पार्टी और तमाम जो विपक्ष के दूसरे दल है वो सरकार को घेरने की कोशिश करेंगे। सरकार के 1 साल के कार्यकाल के दौरान विभिन्न मामलों को उठाने की कोशिश करेंगे। तो दूसरी तरफ सत्ता पक्ष भी अपने 1 साल के कामकाज को आधार बनाते हुए जो सरकार की योजनाएं हैं, सरकार की उपलब्धियां हैं, उनके आधार पर विपक्ष को करारा जवाब देने की कोशिश करेगा। लेकिन सवाल यह कि क्या राजस्थान के विधानसभा के इस बजट सत्र के अंदर जनता के मुद्दों की गूंज सुनाई देगी या फिर सियासी शोर शराबे में ही यह सत्र फिर से खत्म हो जाएगा। इसी पर आज चर्चा करेंगे। कुछ खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले आपको सुनवाते हैं कि सियासी दलों की क्या कुछ प्रतिक्रियाएं हैं इसको लेकर सामने आई हैं। और एक बात पर सबकी सहमति बनी कि हमारे विधानसभा का सत्र शांति से चले, मुद्दों पर बहस हो, सरकार का ध्यान जिन जिन मुद्दों पर विपक्ष रखेगा सरकार पूरी तत्परता से तथ्यों के साथ उसका जवाब देगी। विपक्षी साथियों से भी हमने अपेक्षा की कि जो मुद्दे रखे जावे उन मुद्दों को आपस में नियमों के अनुसार रखेंगे तो उसका सरकार जवाब पूरा देगी। हम हाँ ओला करते हैं, वेल में आते हैं तो वो जो तथ्य है वो न तो सदन के रिकॉर्ड पर आते हैं और न जनता के बीच में जाते हैं, न मीडिया के बीच में जाते हैं। सरकार की कमी खामियां, जनता को जो परेशानियां, जो जनता के मुद्दों की सुनवाई नहीं हो रही, उन सबको लेकर के सरकार को घेरने का काम करेंगे। इसको अपना आईना बताएंगे कि आप किस तरीके से झूठे वादे करके जनता को गुमराह करने का काम कर रहे हो। ये सारी चीजें और हम भी सकारात्मक रूप से यही चाहते हैं कि सरकार अगर सकारात्मक रूप से हमारे संतुष्टिपूर्ण जवाब देगी तो हम सकारात्मक चलाएंगे, और संतुष्टिपूर्ण रूप से सरकार के मिनिस्टर और सरकार जवाब नहीं दे पाए तो फिर हमको भी जनता के हितों के लिए अगर सदन में अपनी बात रखने की बात आई तो हम निश्चित रूप से रखेंगे। और इसी मुद्दे पर चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ में 3 खास मेहमान जुड़ चुके हैं, उनका तारुफ आपसे करवा देते हैं। हमारे साथ में महिपाल महिला जी जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के राजस्थान के। इसके अलावा हमारे साथ में डॉक्टर जेके शर्मा जी जुड़ चुके हैं जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं। इसके अलावा हमारे साथ जुड़ चुके हैं गोविंद पटेल जी जो कि प्रवक्ता है कांग्रेस पार्टी का। आप तीनों का बहुत स्वागत है। सबसे पहले गोविंद पटेल जी, आपकी पार्टी के कुछ नेताओं की सियासी प्रतिक्रियाएं सामने आई है। गोविंद सिंह डोटासरा कह रहे हैं कि सरकार की कमी उठाएंगे, सरकार ने कुछ 1 साल में काम नहीं किया। दूसरी तरफ जो टीकाराम जूली उनका कहना है कि जहां डालो वहां मुद्दे ही मुद्दे हैं। ऐसे कौन से मुद्दे हैं जिसको लेकर कल सुबह सरकार को घेरने की कोशिश आपकी पार्टी के विधायक करते हुए नजर आएंगे? कौन से मुद्दे लगते हैं आपको? देखिए दीपक जी, सबसे पहला मुद्दा तो यही है कि सरकार को आए हुए 1 साल से ज्यादा का समय हो गया है, लेकिन सरकार ने जो वायदे किए थे उन वायदों में सरकार पूरी तरह से खरी नहीं उतर पाई है। चाहे वो युवाओं को रोजगार देने की बात हो या किसानों को बिजली देने की बात हो, किसानों को बीज खाद देने की बात हो, और सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो है एमएसपी की बात करके सरकार ने वो भी किसानों के बाजरा की खरीद पे नहीं दिया है। साथ ही युवाओं को जो रोजगार देने की बात थी वो भी बड़ा मुद्दा है। बहुत सारी समस्याएं हैं और उनको लेकर हमारे जो नेता हैं वो चर्चा करेंगे और ये मुद्दे उठाएंगे जिससे आम जनता को लाभ मिल सके, क्योंकि भाजपा ने पिछले 1 वर्ष से ज्यादा समय सिर्फ और सिर्फ बयानबाजी और नाराजगी में, इनके मंत्री जो नाराज हो गए थे उनको मनाने में इन्होंने निकाल दिए। तो ऐसे में जो जनता की समस्याएं थी, जो जनता के मुद्दे थे, उनकी ओर से सरकार ने ध्यान भटका दिया और अपने ही नेताओं की मान मनुवार में, मंत्रियों की मान मनुवार में सरकार लगी रही। इन सभी मुद्दों को लेकर कल ये उठाए जाएंगे और प्रदेश की जनता की जो बात है, जो प्रदेश की जनता की आवाज है, वो कल सदन में हमारे कांग्रेस नेताओं के द्वारा वहां रखी जाएगी। ठीक है महिपाल महिला जी, एमएसपी, बीज, रोजगार, आपसी मतभेद, ये तमाम मुद्दे जिनको लेकर सरकार को घेरने की कोशिश यहाँ पर विपक्ष करता हुआ नजर आएगा। अभी भी रणनीति तैयार की जा रही है, शुरू हो चुकी है मीटिंग इनकी। दीपक जी, नवाचार हो रहे हैं राजस्थान की विधानसभा में, नवाचार हो रहे हैं राजस्थान की विधानसभा में देवनानी जी के प्रयासों से। उम्मीद है सार्थक चर्चाओं से जनमानस की उम्मीदों को पंख लगेंगे, नया कीर्तिमान लिखा जाएगा, नया दौर आएगा। राजस्थान की विधानसभा का जो ये तीसरा सत्र चलने वाला है
हम उम्मीद करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ कांग्रेस और अन्य दलों के विधायक भी ये पूरा का पूरा बजट सत्र शांतिपूर्ण तरीके से और सार्थक बहस से चलाने का काम करेंगे। भारतीय जनता पार्टी तो आमंत्रित कर रही है कांग्रेस पार्टी के नेताओं को और अन्य दलों के नेताओं को कि आइए आप जनमानस के मुद्दों को लेकर राजस्थान की विधानसभा के पटल पे अपनी बात रखिएगा। राजस्थान की सरकार उसके जवाबदेही के लिए उत्तरदायी है और जवाब देने का काम करेगी। पर जनमानस के मुद्दे अब तक जिस तरीके से 2 सदनों में हमने देखा है, जनमानस के मुद्दे कांग्रेस पार्टी और अन्य दल उठा नहीं पाए हैं। पर खैर वो पीछे की बातें हैं। अब उम्मीद ये रहेगी कि राजस्थान की विधानसभा हिंदुस्तान में सबसे सर्वश्रेष्ठ विधानसभाओं की श्रेणी में कैसे आए, वो तब आएगी जब 200 के 200 एमएलएज राजस्थान की विधानसभा की बेहतर कार्यवाही के लिए कृत संकल्पित होंगे। और राजस्थान की 8 करोड़ की आवाम बड़ी उम्मीद के साथ ये देख रही है कि इस बजट सत्र में पक्ष के साथ साथ विपक्ष के जो जितने भी नेतागण और जितने भी एमएलए हैं वो मुद्दों पे चर्चा करेंगे, सार्थक चर्चा करेंगे और सरकार का ध्यान जनहित के मुद्दों की तरफ ले जाने का काम करेंगे, ना कि हाउलड़ और बहसबाजी करें। ये तो आपकी उम्मीद हो गई महिपाल मेहला जी। उन्होंने तो मुद्दे बता दिए कि एमएसपी का मुद्दा बड़ा मुद्दा है, उनके पास कोई आधार, किसानों को बीज देने का मुद्दा है, कांग्रेस रोजगार के का मुद्दा प्रवक्ता ने, है। मैं यही कह रहा हूं, कांग्रेस के प्रवक्ता ने जो आरोप लगाए हैं, मैं ये जो कह रहे हैं, मैं इनके साथ बहुत लंबे समय से पूछना चाहती है कैसे आपने जिले और संभाग हटा दिए। एक बार में, हाँ ये बड़ा मुद्दा एक और रहने वाला, देखिए एक और गिना दिया उन्होंने। ठीक है गोविंद पटेल जी जवाब ले रहा हूं मैं, आप जवाब गोविंद जी एक बार जवाब ले लें। राजीव गांधी युवा मित्रों को इन्होंने हटा दिया। गोविंद भाई एक बार जवाब लेना। हाँ ठीक है, युवा मित्रों से लेके सारे मैं जवाब दे रहा हूं, पर सुने तो सही आप। मैं ये कह रहा हूं कि बहुत लंबे समय से हम आपस में चर्चा करते आ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी हमेशा से, अब आप विधानसभा का सत्र चलने वाला, तो मैं तो ये कह रहा हूं ना कि विधानसभा के पटल पे वो चीज रखी जानी चाहिए और जवाब देंगे कितना रोजगार नौजवानों को राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी भजनलाल जी के नेतृत्व में सरकार बनने के बाद हमने दिए हैं, कितने हमने जो है वो वायदे, जो घोषणा पत्र भारतीय जनता पार्टी का संकल्प पत्र था उसमें हमने पूरे किए हैं, क्या करने वाले, इसी को लेके तो चर्चा हो रही है भाई साहब। हम तो ये कह रहे हैं कि आप मुद्दों पे आप चर्चा तो कीजिएगा, चर्चा से विपक्ष भागे नहीं और गुमराह नहीं करे प्रदेश की जनता को। नीम का थाना की आप बात कर रहे हैं, नीम का थाना के साथ साथ और अनेक जिले भी राजस्थान की सरकार ने हटाए और उसकी एक पूरी कमेटी बनी है। संभागों को लेके जिलों तक रोजगार से लेके चिकित्सा व्यवस्था तक आम जन के, मैं कह रहा हूं शिक्षा, चिकित्सा, सड़क, महिला, अपराध, रोजगार, सारी चीजें, नौजवान, किसान, सारी चीजों का जवाब दिया जाएगा। पर विधानसभा की कार्रवाई उसके लिए शांतिपूर्ण तो चले भाई साहब, और उसका जवाब राजस्थान की सरकार देने का काम करेगी। ठीक है, मैं इत्तेफाक निवेदन कर रहा हूं कि रटी रटाई डायलॉगबाजी कि 12 महीने में कुछ नहीं किया, उसका परिणाम 12 महीने में राजस्थान की सरकार ने जो किया है, एक बार मैं डॉक्टर जेके शर्मा जी को डिबेट में लाना चाहूंगा, मोहर लगा दी है। डॉक्टर जेके शर्मा जी, तमाम जो जिस तरीके के मुद्दे उठाए जा रहे हैं, कांग्रेस पार्टी अलग मुद्दे गिना रही है, चाहे वो एमएसपी का, बीज का, रोजगार का, संभाग जिले निरस्त करने का मामला हो, राजीव गांधी युवा मित्रों को हटाने का मामला हो, तो दूसरी तरफ सरकार के पास में 1 साल का कार्यकाल है। बहुत सारे ऐसे मुद्दे, पेपर लीक को लेकर जिस तरीके की बातें की जाती थी, सरकार ने उस पर आने के बाद काम किया, जैसे एसआईटी का गठन करने की बात हो या दूसरे कुछ काम किए हों, कुछ लोग जेल गए, बाद में कोर्ट की उससे बाहर भी निकल गए। खैर ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं जो सरकार के पास गिनाने के लिए, जबकि विपक्ष के पास ऐसे मुद्दे जो उठाने के लिए बहुत है। आपको क्या लगता है कैसी विधानसभा का सत्र रह सकता है इस बार, कौन से मुद्दे ज़्यादा हावी रहेंगे विधानसभा के भीतर? देखिए, विधानसभा का सत्र जो है पूरी तरह से एक आर्थिक नीतियों, बजट जो सत्र है वो आर्थिक नीतियों पर आधारित है। इस बजट सत्र के अंतर्गत जो है विशेषकर आर्थिक नीतियां, साथ ही साथ जनता के हित की बात होनी चाहिए, ना कि किसी भी प्रकार की राजनीतिक जो है परिचर्चा इसके ऊपर होनी चाहिए। मेरा मानना यह है कि जनता के हित के मुद्दे जो है इसके अंतर्गत उठाए जाने चाहिए और उन जनता के हित के मुद्दों को जो है पूरी तरह से सार्थक चर्चा के तहत हमारे राज्य के अंतर्गत लागू किए जाने चाहिए। कुछ बातें जो है जिलों को खारिज करने की है या इसी के साथ साथ जो है कुछ एग्रीकल्चर क्षेत्र के अंतर्गत है, मान लिया कुछ एक कमियां रह जाती हैं, लेकिन सरकार इसके लिए निरंतर प्रयास कर रही है और बहुत जल्द जो है इन मुद्दों को जो है पूरा कर लिया जाएगा। पेपर लीक प्रकरण के ऊपर जो है मैं सरकार की तारीफ करना चाहूंगा कि वास्तव में इन्होंने बहुत ही अच्छा और एक सराहनीय कदम लेकर के और इसके तहत कार्रवाई की है, जो वास्तव में एक काबिल तारीफ है। लेकिन जैसे संभाग और जिलों को निरस्त करने का मामला है, उसको लेकर हर जिलों के अंदर जिन जिलों को निरस्त किया गया वहाँ पर कुछ आंदोलन भी हो रहे हैं, कांग्रेस पार्टी का भी समर्थन मिल रहा है, कांग्रेस पार्टी के कुछ नेताओं ने जाकर भी वहाँ पर सभाएं करी, जैसे हम सीकर में जाके बात करें, क्योंकि नीम का थाना जिले को निरस्त किया गया, सीकर संभाग को निरस्त कर दिया गया। तो ऐसे में ये मुद्दा जो है वो कितना हावी रह सकता है?
देखिए, तो इसके मोटे तौर पर, लिए- क्योंकि इस बार विपक्ष की संख्या बहुत ज्यादा है। आप यदि पिछली मर्तबा की बात करें तो विपक्ष की संख्या कम हुआ करती थी, कहाँ 21 एमएलए पे विधानसभा में कांग्रेस के विधायक सिमट जाते थे। इस बार वो संख्या ज्यादा है। देखिए, इस पे मेरा इतना ही कहना है, जो परिसीमन के जिलों की बात थी या नए जिले बनाने की बात थी, उसके लिए जो है सरकार ने एक कमेटी का गठन किया था और उस गठित कमेटी के रिपोर्ट के आधार के ऊपर इन जिलों को निरस्त किया गया है। इसके ऊपर एक सार्थक परिचर्चा मैं समझता हूं बजट के पश्चात किसी अन्य सत्र के अंतर्गत की जानी चाहिए। बजट जो है जनता के हित के लिए और आर्थिक नीतियों के लिए और नई नीतियों के क्रियान्वयन के लिए होना चाहिए और पूरी तरह से एक सार्थक बजट के ऊपर परिचर्चा होनी चाहिए। ठीक है, महिपाल मेहला जी, ये मुद्दा कितना हावी पड़ सकता है आप लोगों के ऊपर, खासतौर पे जो ये जिले और संभाग वाला मामला है? जिले और संभाग जो है कमेटी की सिफारिश पे अशोक गहलोत जी की सरकार ने बनाए और एक कमेटी की सिफारिश पे माननीय भजन लाल जी के नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उन पे रिव्यू करने का काम किया और उसमें जो जिले जल्दबाजी में बने थे, जो जिले बनने लायक नहीं थे, उनको हटाने का काम किया। अब जनता आंदोलन कर रही है तो जनता का डेमोक्रेटिक राइट्स है सर, और जो डेमोक्रेटिक रूप से जनता आंदोलन कर रही है हम तो स्वागत करते हैं। लोकतंत्र की यही खूबसूरती है कि आप मुद्दों के साथ अपनी बात रखिएगा। पर गोविंद सिंह डोटासरा जी जिस तरीके से सिर्फ सीकर में समट के, मैं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जी के लिए कह रहा हूं, वो अपने आप को अभी भी सीकर से बाहर का नेता नहीं मान रहे हैं। संभाग तो 3 हटे हैं, सीकर के अलावा 2 संभाग और हैं। गोविंद जी बुरा मान जाएंगे, सीकर सिंह है वो। मैं यही कह रहा हूं, बुरा माने, पर मैं ध्यान अभी इनका ध्यान इंगित करना चाहता हूं कि सीकर से आप बाहर नहीं निकल पा रहे हो। नीम का दाना और सीकर से भी बाहर निकलने का आप प्रयास करें, मुद्दों पे आप काम करें। और गोविंद भाई, पेपर माफियाओं पे जिस तरीके से भजन लाल जी के नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो नकेल कसने का काम किया, पेपर माफियाओं को चुन के जेल की सलाखों में भेजने का काम किया, उस पर भी अपनी प्रतिक्रिया दे दे बंधु। पहले क्या हुआ है? मैं ये कह रहा हूं बंधु, 2-4 दिन पेपर माफियाओं पे जिस तरीके से भजन लाल जी की सरकार ने नकेल डालने का काम किया, उस पर आप इतना अप्रिशिएट तो कर सकते हैं पक्ष के नाते, क्योंकि 18 से 23 का वो कार्यकाल जिसमें बेरोजगार नौजवान अपने माता पिता की गाड़ी कमाई के पैसे से तैयारी करता था, पेपर देके घर पहुंचता नहीं, उससे पहले पेपर निरस्त हो जाता था। पेपर माफियाओं के हाथों में ऐसा कोई पेपर नहीं गया था गिरफ्तार भी किया था। मैं कह रहा हूं पेपर माफियाओं के हाथों में ऐसा कोई पेपर नहीं गया था जो आरपीएससी से लीक नहीं हुआ हो। उस पर इतनी बड़ी कार्रवाई भजन लाल जी के नेतृत्व वाली सरकार ने की है। कम से कम आप इतना अप्रिशिएट तो करें, विपक्ष के नाते आपकी जिम्मेदारी बनती है। सरकार अच्छा करे, उसमें अप्रिशिएट करें। सरकार की कई कमी और खामियां आपको नजर आए तो उसमें सरकार को आप रास्ता दिखाने का काम करें। ठीक है, मुझे ये बताइए गोविंद पटेल जी, ये तमाम मुद्दे जो आपने गिनाए, कमियां सरकार की आप उठाने की कोशिश करेंगे जिन पे सरकार काम नहीं कर पाई, लेकिन सरकार की 1, 2, 3, 4 कुछ काम तो आपको लगते होंगे जो 1 साल में सरकार ने किए होंगे पिछले 13 महीने में। देखिए दीपक जी, ये रोजगार की बात कर रहे हैं। रोजगार जो हमारे पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार में जो भर्तियां हुई थी उनके नियुक्ति पत्र इन्होंने बांटे हैं, नया रोजगार इन्होंने नहीं दिया है। और जो युवा मित्रों की अभी मैं बात कर रहा था, इन्होंने 5000 युवा मित्रों को बेरोजगार किया है। अब ये अटल युवा मित्र, अटल प्रेरक ये लगा रहे हैं, तो उनमें क्या खामियां थी, उनको क्यों बेरोजगार कर दिया। और दूसरा ये बात कर रहे हैं कि गोविंद डोटासरा प्रदेश अध्यक्ष सीकर तक ही सीमित है। सीकर तक सीमित नहीं है, जहां जहां बड़े आंदोलन हुए हैं वहां उन्होंने जाकर आंदोलन में वो शामिल हुए हैं। जहां जहां इन्होंने जिले हटाए हैं, संभाग हटाए हैं, राजनीतिक द्वेषता के कारण इन्होंने हटाए हैं। लोकसभा चुनाव में इनको जो परिणाम इनके सोच के अनुरूप नहीं मिला, और इनके तो मंत्री ने, जो जाबर सिंह खराजी है, उन्होंने खुले मंच से ये कहा था, लोकसभा चुनाव का जो परिणाम आया था, सीकर, चूरू, झुंझुनू, ये तीनों सीट ये हार गए थे, तो इन्होंने कहा था कि अभी देखना, इसका खामियाजा इस जनता को भुगतना पड़ेगा। और उन्होंने जो कहा वो करके दिखाया। संभाग और जिले इन्होंने हटा दिए। तो ये राजनीतिक द्वेषता है। और ये कह रहे हैं कि जनता के हित के मुद्दे, बिल्कुल जनता के हित के मुद्दे ही उठाए जाएंगे, लेकिन आपकी सरकार के पास जवाब देने के लिए एक मिनट, कोई जवाब है गोविंद नहीं। पटेल जी, ये तो हो सकता है किसी वजह से उन्होंने बयान दिया हो, लेकिन अब ऐसे तो दूदू की बात हम करें तो दूदू में तो खुद डिप्टी सीएम का वो है, वो विधानसभा क्षेत्र, उस जिले को भी तो खत्म किया ही ना। केकड़ी भी है, केकड़ी, उनकी शत्रुघ्न गौतम, चली नहीं साहब, उनकी चली नहीं। डिप्टी सीएम तो शत्रुघ्न गौतम की भी नहीं चली है, उनकी चली नहीं। दूसरे भी बहुत सारे होंगे ऐसे तो। उनकी चलती तो उनकी चलती तो उनकी अगर चलती तो वो बचा ही लेते ना।
बचा क्यों नहीं? क्योंकि उनकी चली ही नहीं, उनकी राय मशवरा उनसे पूछा ही नहीं गया। अभी ये देख लीजिए, अभी जो डिप्टी सीएम है प्रेमचंद जी बेरवा, अभी जो ट्रांसफर हुए थे रोडवेज में, उनको लेकर उनका बयान आया कि मुझे पूछा नहीं गया। तो इनके तो आपस में हिसाब, इनकी तो न मुख्यमंत्री सुन रहे हैं न इनके डिपार्टमेंट वाले सुन रहे हैं, तो कहां से चलेगी? चलिए ठीक है, चलिए अब आप मुद्दे पे आ ही गए हैं, तो मैं चाहता था मैं पुरानी सरकार की बातें ना करूं, क्योंकि फिर आप हो सकता है कि अमूमन क्या कांग्रेस पार्टी के फिर ये जो प्रवक्ता होते हैं ये भी कह देते बीजेपी की पिच पर बैटिंग करना करने शुरू कर दिया। खैर मैं नहीं करना चाहता था ये बातें, लेकिन मैं भी पूछ रहा हूं आपकी सरकार के वक्त भी गोविंद जी ऐसी बातें तो होती थी। आप कह रहे हैं कि इनकी सरकार में इनकी एक मिनट सर, अरे सर निवेदन तो सुन लीजिए मेरा एक मिनट। आपकी सरकार में भी आपसी मतभेद तो थे डिप्टी सीएम और सीएम के बीच में, आप ये तो जग जाहिर है, ठीक है। अब आप कह रहे फैसले लेने की बात, तो आपको याद होगा साहब, मैं थोड़ा सा 5 साल पहले ले चलता हूं आपको। उस समय के पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर तत्कालीन डिप्टी सीएम के बिना जानकारी के अंदर राजस्थान के स्टेट हाईवे पर टोल वसूली वापस शुरू कर दी थी अशोक गहलोत जी ने, बिना किसी पीडब्ल्यूडी मंत्री की जानकारी के। याद है आपको? ऐसी कोई बात नहीं थी दीपक जी, उसमें तो जो था उन्होंने बैठ के ही सारी चीजें क्लियर की थी, फिर उनका बयान भी आया था, आपने वो भी आपको तो पता ही है। मुझे तो याद है सर, जो आप कह रहे हैं मुझे याद है सर, उनका बयान वीडियो भी गुप्ता आया था, को उसके बाद और वो निरंजन आर्य को कमरे में भी डिप्टी सीएम तत्कालीन डिप्टी सीएम ने बुलाया था, मुझे बहुत अच्छे तरीके से याद है। खैर आप बताइए, लेकिन मैं ये करूंगी, ये आपके ऊपर आरोप लगेंगे, आप इनके ऊपर आरोप लगाएंगे इन सब चीजों में? नहीं, आरोप और प्रत्यारोप पक्ष और विपक्ष का लगाने का धर्म है, लेकिन जनता की आवाज को विधानसभा में उठाना गलत थोड़ी है। ये कह रहे हैं कि साहब वो तो यहीं के प्रदेश अध्यक्ष हैं, इनको ये चीज थोड़ा सा सोचना चाहिए कि जहां जहां बड़े आंदोलन हुए हैं जिले को लेकर, संभाग को लेकर, वहां प्रदेश अध्यक्ष गोविंद डोटासरा स्वयं मौजूद रहे और सीकर उनका गृह जिला है, तो वहां अगर वो ज्यादा इसमें इन्वॉल्व रहते हैं तो इसमें कोई बुराई नहीं है, इसमें कोई बुराई नहीं है। चलिए ठीक है महिपाल जी, अब व्यक्तिगत टिप्पणियां ना करें, और आपकी पार्टी के नेता भी इनके प्रदेश अध्यक्ष के लिए व्यक्तिगत टिप्पणी ना करें, और आप भी इनके नेताओं के लिए ना करें। मैं व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं कर रहा हूं, मैं तो गोविंद जी को याददाश्त जो इनकी बड़ी कमजोर हो गई है, वो याददाश्त इनकी वापस याद दिलाने का काम कर रहा हूं। 5 साल तो बहुत पुरानी बात है दीपक जी, कमजोर हो गई है। 2 महीने पहले की, एक साल में आपकी, अरे भाई साहब सरकार ने कुछ नहीं किया। अरे गोविंद जी आप जब इतनी देर बोल रहे थे तो मैं बड़े विनम्रता से सुन रहा था ना। अब मैं उम्मीद कर रहा हूं कि मैं कोई बात कहूं तो आप भी सुने भैया, जनता आपको देख रही है, जनता सार्थक बहस सुनना चाहती है। आपने इतनी देर बोला, मैं सुना ना, मेरी बात विनम्रता से मैं कह दूं, उसके बाद आप जवाब दे, लेकिन सच्चाई तो रखिए। चलिए ठीक है, एक बार गोविंद जी मैंने आपकी पूरी बात सुनी, महिपाल जी आप जवाब दे लीजिए। मैं गोविंद जी सिर्फ आपसे इतना सा निवेदन करना चाहता हूं, छोड़िए 5 साल पुरानी बात है और हमारे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में आपस में क्या कलह है। अभी हाल ही में चुनाव हुआ, 2 महीने पहले चुनाव हुआ, सीकर और झुंझुनू बिल्कुल सटे हुए हैं, और प्रदेशाध्यक्ष जी पूरे प्रदेश के कांग्रेस पार्टी के नेता हैं। 7 जगह मात्र चुनाव थे बाई इलेक्शन। दीपक जी मैं बड़ी गंभीरता से ये सवाल कर रहा हूं। झुंझुनू में कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी ने सीकर की लक्ष्मणगढ़ विधानसभा से चुन के आने वाले विधायक और कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी को प्रचार तक के लिए नहीं बुलाया। 7 विधानसभाओं के चुनाव थे, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष, हमारे मुख्यमंत्री, हमारे सारे मंत्रीगण 2-2 बार विधानसभाओं में चले गए होंगे। झुंझुनू कॉन्स्टिट्यूंसी में प्रचार तक के लिए नहीं बुलाना इस बात की ओर इंगित करता है कि आप में कांग्रेस पार्टी में किस तरीके की गुटबाजी और किस लेवल पे चल रही है। इसका आप मुझे जवाब देने का काम करेंगे? दीपक जी मैं बिल्कुल इनका जवाब दूंगा। पहली बात तो ये कि समय अनुसार जिस तरह से कार्यक्रम बना उसी तरह से हमारे जो नेता हैं। ठीक है मैं आप दोनों की बात सुनी, डॉक्टर जेके शर्मा जी का, ठीक है महिपाल जी गोविंद जी दोनों आप रुकिए एक मिनट, मेरी बात मैंने सर बहुत सुन लिया आपकी। डॉक्टर जेके शर्मा जी वैसे स्टूडियो में मौजूद है, इनकी भी बात सुननी है मुझे। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जी गोल घुमाने का काम कर रहे हैं, जवाब नहीं दे रहे। चलिए ठीक है, गोल घुमाने का काम कर रहे हैं, जनता ने भी। ठीक है डॉक्टर जेके शर्मा जी बात वहीं पर आ जाती है। देखिए आपने कहा सार्थक चर्चा होनी चाहिए, सार्थक चर्चा की बजाय उस पार्टी के भीतर आपसी गुटबाजी, तो दूसरी पार्टी के भीतर आपसी गुटबाजी, ये इन सब चीजों में कहीं ना कहीं सियासत जो है वो उलझकर रह जाती है। बिल्कुल मेरा इसमें यह मानना है कि दोनों ही पार्टियों को जो है प्रदेश के विकास के ऊपर सबसे पहला ध्यान देना चाहिए, क्योंकि प्रदेश का विकास हम सबके लिए अनिवार्य है। अगर हमारे देश के साथ साथ हमारे राज्य का भी अगर विकास होता है तो वह यहाँ की जनता के हित के लिए होगा। इसलिए मेरा दोनों ही दलों से ये निवेदन है
कि बजट के ऊपर पूरी तरह से जो है जनता के हित की और सार्थक चर्चा होनी चाहिए, ना कि एक दूसरे की गुटबाजी या एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप की चर्चा होनी चाहिए। ठीक है, ये मेरा मानना है। उम्मीदें किस तरीके की आज अभी इस बार की जो बजट सत्र है उससे देश की प्रदेश की जनता जो है किस तरीके की उम्मीदें पालती होंगी? बिल्कुल, प्रदेश की जनता की बहुत सारी उम्मीदें हैं इस बजट से। हर क्षेत्र के अंतर्गत, चाहे चिकित्सा क्षेत्र हो, चाहे कृषि क्षेत्र हो, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे अन्य कोई भी क्षेत्र हो, हर क्षेत्र के अंतर्गत जो है इस बजट से जनता बहुत सारी आकांक्षाएं रखती है, बहुत सारी उम्मीदें रखती हैं, और उन्हीं जनता की उम्मीदों के ऊपर दोनों दलों को मिलकर के एक सार्थक चर्चा करके एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप न लगा करके और प्रदेश को आर्थिक विकास की ओर, एक आर्थिक उन्नति की ओर ले जाने की प्रयत्न करना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए। ठीक है गोविंद पटेल जी, मैं आपसे पहले भी एक सवाल पूछ रहा था, फिर वापस हम भटक गए थे क्योंकि महिपाल मेला जी ने आपके प्रदेश अध्यक्ष के ऊपर बयानबाजी करनी शुरू कर दी थी। मैं ये पूछ रहा हूं कि बहुत सारे मुद्दे आपने गिना दिए कि सरकार की कमियां हैं, नाकामियां, जिनको आप उठाने की कोशिश करेंगे सदन के अंदर। 1 2 3 4 कुछ आंकड़ा तो होगा कि सरकार ने ये काम बेहतर किया, वो लगता है कि आपको? देखिए जिसको लेकर सदन में तारीफ भी कर देगी कांग्रेस पार्टी। इस सरकार ने अगर कोई अच्छा काम किया होता तो आज हमें इस तरह से ये मुद्दे जो आप अच्छा काम किया तभी सरकार में 12 महीने बाद चुनाव है, 6 सीटें विपक्ष के पास थी, एक पैसे में गया, एक बात सुन लीजिए, 5 हमारे लीजिए। महिपाल जी मेरी बात पूरी होने दीजिए। हाँ, गोविंद जी आप भी कर लीजिए पूरी बात अपनी। आज प्रदेश की स्थिति है, कानून व्यवस्था की स्थिति देख लीजिए, किसानों की स्थिति देख लीजिए, और सबसे बड़ा मुद्दा जो मैं बता रहा हूं कि प्रदेश में इन्होंने सिर्फ और सिर्फ एक जो राजनीतिक द्वेषता कह दीजिए या फिर राजनीति से प्रेरित होकर जिस तरह से नीम का थाना की बात कर रहे थे, जिले की मांग उठ रही थी, सीकर संभाग की मांग उठ रही थी, अन्य जिलों की मांग उठ रही थी, और संभाग की इन्होंने एक झटके में निरस्त कर दिया। और ये कह रहे साहब कमेटी एक झटके में नहीं, बहुत लंबे समय तक जो है वो कमेटी ने काम किया है, कमेटी ने काम किया है। सुनिए आपकी बात गोविंद जी, महिपाल जी आप जवाब दे दीजिए। महिपाल जी 1 मिनट में आपकी अपनी जवाब दे दीजिए आप। एक झटके में हुआ काम नहीं था, बहुत लंबे समय तक सार्थक रूप से जो है, और पूरे ज्योग्राफिकल स्टडी की कमेटी की एक रिपोर्ट आई, उसके बाद सर यूं द्वेषता से हटाने होते तो सरकार शपथ लेने के तीसरे दिन ही जिले और संभाग को निरस्त करने का काम कर देती। एक झटके में हो सकता है कि अशोक गहलोत जी के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार ने वोट के इस्तेमाल के लिए ऐसे जिले जो पंचायत तक सीमित थे, उन जिलों को जिले का रूप देने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी ने काम नहीं किया। 12 महीने तक रिव्यू कमेटी ने पूरा काम किया, और उसके बाद जो डिजर्व करते थे उनको रखा, जो डिजर्व नहीं करते थे उनको हटाने का काम किया है। ठीक है, आखिरी टिप्पणी डॉक्टर जेके शर्मा जी मैं आपकी चाहता हूं। उपचुनाव के बाद में, उपचुनाव में जिस तरीके से बीजेपी की जीत हुई, कांग्रेस को नुकसान उठाना पड़ा उपचुनाव में, 1 साल के भीतर जो विधानसभा के चुनाव और उसके बाद में उपचुनाव हुए उसके अंदर, उससे बीजेपी कितनी गदगद विधानसभा सत्र के दौरान नजर आ सकती है, और कांग्रेस का क्या मनोबल डाउन दिखेगा सत्र में? नहीं, देखिए इसमें मनोबल जो है किसी का डाउन नहीं आएगा। दोनों ही दल पूरी तरह से बराबर की भागीदारी के अंतर्गत जो है सामने आएंगे। लेकिन जो जिलों को जो निरस्त करने की बात जो अभी गोविंद जी ने बताई कि एक झटके में निरस्त कर दिया, नहीं, ये बात मैं पूरी तरह से जो है इसके लिए मैं सहमत नहीं हूं। इसके लिए एक रिव्यू कमेटी बनाई गई थी, और उस रिव्यू कमेटी ने क्षेत्र में भी जाकर के और लोगों से भी इसके ऊपर चर्चा की है, और साथ ही साथ जो है पूरे परिसीमन को जो है उन्होंने पूरी तरह से जो है जानकारी लेकर के उसके क्षेत्र के लोगों से भी, साथ ही साथ उसके अंतर्गत आने वाले जिलों को भी हर तरह से देख करके उसके बाद में निरस्त किया जाता है। एकदम से एक झटके में निरस्त नहीं किया जाता। इस बात से मैं सहमत नहीं हूं। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका तीनों का, बहुत शुक्रिया। गोविंद पटेल जी हमारे साथ जुड़े, साथ में डॉक्टर जेके शर्मा जी और महिपाल मेला जी, आप तीनों को बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। तो कुल मिलाकर देखिए, राजस्थान विधानसभा का सत्र कल सुबह 11 बजे से आहूत होने जा रहा है। बजट का ये सत्र है। भजनलाल सरकार दूसरी बार अपना बजट पेश करेगी, लेकिन इस बजट सत्र के हंगामेदार रहने की पूरी आशंका है, क्योंकि लंबे बाद में जो ये सत्र हो रहा है, इसमें कांग्रेस पार्टी और दूसरे जो तमाम विपक्षी दल है वो सरकार को घेरने की पूरी कोशिश करते हुए यहाँ पर नजर आएंगे विभिन्न मुद्दों को लेकर। फिलहाल पंचतंत्र में इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।